नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं उपन्यास का अगला भाग। इसमें छोटा सा परिवर्तन करते हैं। जो कवि इसमें प्रेम प्रकाश नाम से हैं और उनको आगे हम प्रकाश जी नाम से ही संबोधित करेंगे। अब प्रकाश जी को वकील थोड़ा अजीब सा लगा। वकील इनका पर विरोधी पार्टी का खेल खेल रहा था। उन्हें साफ साफ कहना पड़ा, देखिए घर अभी भी इन्हीं लोगों का है क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हुई है। ये क्यों कर खाली करें? कोई किराएदार हैं क्या? खाली करने का सोचें भी तो कहाँ रहेंगे? नया घर इन्हें जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये घर खाली नहीं करेंगे, क्योंकि ये जाएंगे कहाँ? जब तक ये बिल्डर को पूरे पैसे नहीं दे देंगे तब तक वो इनको नया घर नहीं देगा। जब ये पैसे पूरे दे देंगे तो वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे और बात खत्म। और फिर तो समझौता भी कैंसिल कराइए, होगा जो नुकसान होगा। क्या भाभी आप बताइए? हाँ, इनसे पूछ लीजिए, ये जैसा कहें, प्रकाश ने भी कहा। वकील को इतना इल्म अब तक हो चुका था कि निर्णय उनके गुरु भाई को नहीं उनकी पत्नी को करना है। क्या कहती हैं आप? हरभजन ने फिर पूछा। कैंसिल। उसने एक शब्द में अपना निर्णय सुना दिया। वकील के पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। अगर वह अब भी कुछ कहता तो एकदम जाहिर हो जाता कि विरोधी पार्टी की तरफ ज्यादा था। जो वह जाहिर नहीं करना चाहता था उसने खुद को एकदम पलट दिया। मैंने तो पहले ही कैंसिल का नोटिस बना लिया था, देखिए। प्रकाश ने देखा। नोटिस का ड्राफ्ट कटा छटा था, पर कथ्य कुल मिलाकर ठीक था। जिन परिस्थितियों में बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर कराए गए थे उन पर ज्यादा जोर दिया गया था। अच्छा भाभी, आप इसे यहाँ बैठकर फेयर टाइप कर दीजिए, यानी अभी 1 घंटा और। प्रकाश ने कैंसिल का निर्णय तो लिवा दिया, पर उनकी धुकधुकी बढ़ गई थी। अगर परसों उस पार्टी ने वाकई खाली कराने के लिए गुंडे भेज दिए तो उन्हें कुछ करना होगा। अब यह नोटिस जाएगा तो कल ही तुम इसे फेयर टाइप करके इस ड्राफ्ट के साथ अपने घर लेते जाओ। सवेरे हम लोग देख लेंगे। हस्ताक्षर करके वहीं से वहीं सर्विस करा देंगे। अभी मैं चलूँगा, मुझे एक जगह जाना है। कल सवेरे 7 बजे आता हूँ तुम्हारे घर, प्रकाश जी ने कहा। प्रकाश जी ने वकील को मौका नहीं दिया। वे जानते थे कि एक बार उन्होंने कह दिया तो अब वह ऐसा ही करेगी। इस मायने में वह जिद्दी थी। हरभजन भी कोई प्रतिवाद नहीं कर सका। हरभजन की ऑफिस से बाहर निकलते प्रकाश को इत्मीनान था कि जो निर्णय हुआ वह उनके अकेले का नहीं था, प्रकाश का और उसका था। पहले उनका पीछे पीछे वह आ गई थी, जैसा हमेशा करती थी। उसके बाद इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं पड़ी। निर्णय कुल मिलाकर सही था। कार चलाते समय माथे पर ही नहीं सारे शरीर पर पसीना जैसे हार्ट अटैक होने जा रहा हो। निर्णय तो हो गया, पर जिम्मेवारी अब खिसक कर इधर आ गई थी, इधर यानी मेरी तरफ। हरभजन उस पार्टी को बता जरूर देगा कि बिक्री समझौते के कैंसिल करने का नोटिस पहुंच रहा है, और कहीं वे लोग नोटिस मिलने के पहले जोर जबरदस्ती से घर खाली कराने पर उतारू हो गए तो इन लोगों को क्या सुरक्षा है? और ये लोग, वह, उसका पति, ससुर वगैरह, वे तो अब हर बात के लिए मेरी ओर ही ताकेंगे। जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब उनका पहाड़ ऊपर मंडरा रहा है। अब क्या कल पूरे दिन उसके घर में रहूं भी तो क्या अकेले गुंडों का मुकाबला कर सकता हूं? वकील को अपने रास्ते ले आना एक बात है, गुंडों से भिड़ना एकदम दूसरी। मैंने ही समस्या को अपनी तरफ खींच लिया, पर ताज्जुब कि अपने किए का पछतावा जरा भी नहीं है।
जैसे यह होना ही था, शुरू से हो जाना चाहिए था। उसकी समस्या मेरी समस्या। यह विपदा मैं रहे और मैं अलग थलग बना रहूं, यह अप्राकृतिक है। जैसे ढलान होते हुए भी पानी का उधर न बह पाना या जमीन का पानी को न सोखना। प्रकाश रुमाल निकालकर पसीना बार बार पोंछते, पर अंदर से पूरी शरीर भीग गई थी। सालों पहले ऐसे तनाव से गुजरे होंगे जैसा अब उनकी रग रग को हिला रहा था। जिस संतुलन और इत्मीनान में उन्होंने खुद को बसा लिया था, उसमें इस तरह की खड़खड़ से गुजरना उन्हें अभ्यास नहीं रहा था। सहसा उन्हें अपने एक पुलिस अधिकारी मित्र का ध्यान आया और गाड़ी उसके घर की तरफ मुड़ गई। उससे कहकर 2-4 दिनों के लिए इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। बिक्री समझौता कैंसिल होने का नोटिस पीछे पीछे खरीद की पेशगी। सूद समेत मिल जाने के बाद मकान खरीदने आई पार्टी शांत हो गई। उनका खेल तो इतना ही था कि इधर कमज़ोर पार्टी है, डरा धमका कर मकान ले लो, ज़्यादा कीमत पर किसी और को बेच दो। प्रेम प्रकाश की सलाह और मदद से कुछ दिनों बाद मकान तीसरी पार्टी को बिक गया। इस बार प्रकाश शुरू से ही आगे रहे। उनका जोर इस पर था कि भले ही थोड़ा रुपया कम मिले, जिसे बेचें वे लोग अच्छे हों। सब कुछ ठीक से निपट गया। पुराने घर को खाली कर युवा गुरु का परिवार नए घर पहुंच गया। गृह प्रवेश जोर शोर से मनाया जाए, युवा गुरु की इच्छा थी। प्रकाश उसके पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि ब्याज आदि देने में पहले ही नुकसान झेल चुके हो, उसके ऊपर अब यह कि हजारों लोगों को खाना खिलाना फिजूल खर्ची है। छोटी सादी सी पूजा काफ़ी होगी। प्रकाश ने 1-2 बार उन लोगों से कहा भी, लेकिन युवा गुरु मुस्कुराकर बात टालता रहा। इस अवसर पर उसका गुरु और स्वामी वाला रूप चमकेगा। उसके पुराने शिष्य और प्रभावित होंगे, नए बनेंगे। वह प्रकाश को साफ साफ मना नहीं करता था, लेकिन उसके गुब्बारा मुंह में भरी मुस्कान कहती होती कि प्रकाश जी, आप आखिर बाहर के हो, बाहर ही रहो। हमारे घर के मामलों में क्यों टांग अड़ाते हो? पैसे हमारे हैं, कोई तुमसे नहीं मांग रहे। प्रकाश जी रास्ते से चुपचाप हट गए। गृह प्रवेश की तारीख तय हो गई। बीच में घुन की तरह पिस रही थी वह। पति ही प्रकाश को काट दे आता तो सब कुछ औपचारिकता में निपट जाता। लेकिन युवा गुरु तो अपनी जिम्मेवारी टालने में हमेशा माहिर। तू जा, तेरे सर हैं, माने वह प्रकाश के घाव पर नमक छिड़कने जाए। यह कहने नहीं तो जताने जरूर कि हमने आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि रुपया जो खर्च हो रहा है वह हमारा है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जाना पड़ा। निमंत्रण कार्ड न पहुँचे उससे तो अच्छा था कि कोई तो जाए। प्रकाश जी अपनी स्टडी में थे अकेले। मुझे मालूम है कि यह आपके मन का नहीं है, उसने कहा। मेरा मन या मैं महत्वपूर्ण है भी नहीं। प्रकाश जी की मुख मुद्रा, बोलने के स्वर से साफ जाहिर था कि वे आहत थे। काम हो जाने के बाद उन्हें दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया गया था। आप जानते हैं मिस, मैं इस आयोजन में साथ नहीं हूँ। कार्ड देने तो आई हो, आपके पास आने का कोई भी बहाना चलता है मेरे साथ। इसके एवज सही थोड़ा बैठ तो सकूंगी आपके पास। भाई, हम हर चीज़ में एक साथ सोचें, यह कोई ज़रूरी तो नहीं। आप लोग गृह प्रवेश करिए, जश्न मनाइए, कौन मना करता है। यह सोचना गलत है कि किसी के एक के कारण यह होता है या वह। अभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि बात बिगड़ जाती है, फिर दूसरी तरह की बनती हैं तो बात सुधर जाती है। यह क्रम चलता रहता है। इसमें भुनगों की तरह उलट पलट होते रहते हैं लोग। देखो, मुझे कतई खराब नहीं लग रहा है
कि तुम लोग आयोजन कर रहे हो, यह तुम्हारा मामला है। जब घर का बेचना फंस पड़ा था, वह भी तो हमारा मामला था। तब बात और थी, उसमें कुछ बिगड़ने जा रहा था। इस आयोजन से कुछ ऐसा नहीं होने वाला, सिर्फ रुपए जाएंगे तो तुम लोग जानो। मैं तुम लोगों में शामिल होने से इनकार करती हूँ, पर तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हें शामिल होना पड़ेगा। जानती हूँ, पर शामिल होकर भी न शामिल होऊं यह मुझे आता है। उस मौके पर जब सब खुशी से खाने आते हैं, मैं दिन भर नहीं खाऊंगी, रात्रि भोज में भी नहीं, अगर आप नहीं आए। आप नहीं हैं तो मेरे लिए यह गृह प्रवेश नहीं है। कार्ड मेज पर रख वह चल दी। प्रकाश जी भी उठ खड़े हुए। वे उसे पीछे से देख रहे थे, उसकी शक्ति को जो उसके पीछे भी चिपकी थी। सुनो, अच्छा मैं आऊँगा। वह सुनना जैसे बिजली प्रवेश कर गई उसमें। वह दौड़कर प्रकाश से जा चिपकी, सर उनकी गर्दन में। पिछले दिनों का तूफान, झंझावात, तनाव जो भी इन तमाम दिनों उसे लपेटे रहे थे, सब रेसा रेसा प्रेम प्रकाश की गर्दन में गिर रहे थे। उसे लगा जैसे वह एक गुफा में प्रवेश कर गई थी। गुफा सुरक्षित, शांत, ठंडी। सुप्तावस्था या अर्ध मरणावस्था क्या थी वह? बाहर की दुनिया नहीं, अपने होने का एहसास भी नहीं, सिर्फ एक सुवास थी, नथनों में हिलगी हुई। होश आया तो देखा वह गंध वहाँ से उठ रही थी जहाँ उसका गाल और प्रेम प्रकाश की छाती मिल रहे थे। प्रेम प्रकाश का हाथ हल्के से उसे बांधे था। मेरी घायल चिड़िया। वे उसे थपथपा रहे थे। पिछले दिनों कितनी यातना झेली तुमने, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। गर्दन उचकाकर उसने अपने होठ उनके गाल पर चिपका दिए। शाम को प्रकाश उसके यहाँ पहुँचे। घर के बाहर लगा पंडाल खाली पड़ा था। दिन भर लोग आते खाते जाते रहे, अब एक दो लोग ही बचे थे। एक किनारे हलवाई का बनाया खाना रखा था, पूड़ी, सब्जी, रायता, मिठाई इत्यादि। मकान के बगल में ही मंदिर का स्थान था, जो उन्होंने मकान के साथ साथ लिया था। वहाँ देवी की स्थापना तो अभी नहीं हुई थी, पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ रख दी गई थीं। ऊपर लाल झंडा लगा रखा था। सामने बोर्ड लगा था, पति का नाम पहले, स्वामी अंत में आनंद। न उसके ससुर का, जिनका मकान बेचकर वह खरीदा गया था, न उसका, बल्कि ससुर ने दोनों के नाम खरीदा था। प्रकाश को देखते ही वह खिल उठी। दिन भर का थका चेहरा मुरझाया, अब खिल उठा था। साड़ी ब्लाउज में थी। इस पोशाक में प्रकाश उसे दूसरी बार देख रहे थे। पहली बार तब जब उससे परिचय हुआ था। वह साड़ी ब्लाउज में घर आई और देखकर वे खूब हंसे थे, हंसते चले गए थे। दुबली पतली वह साड़ी के गट्ठर में बंधी दिखती थी, जैसे बांस पर किसी ने चादर लपेट दी हो, बिजू का। वह थोड़ा रुआंसा होकर प्रकाश की पत्नी की तरफ बढ़ी और उल्हाना देती हुई बोली, देखिए सर कैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज साड़ी में वह सुंदर लग रही थी। पीली साड़ी और हरे रंग का ब्लाउज, चेहरा हल्का लाल, होठ थोड़े धूमिल थे। उसने लिपस्टिक नहीं लगाई थी। उसके होठ वैसे बाहर की हवा खाकर हो जाते थे, तनाव और थकान से भी हो जाते होंगे। उसने मांग में सिंदूर भर रखा था। प्रकाश को अजीब लगा कि वह जो अपने पति के करीब करीब त्रस्त थी, घड़ा भी कई हाथ आगे, वह अपने विवाहिता होने को ऐसे गर्व से धारण करती है, प्रदर्शित भी कर रही है। भारतीय औरतों की यह बात उनकी समझ में किसी तरह नहीं आती थी। यह दिखावा, पर यह तो दिखावे से दूर है। उन्हें देखते ही वह उनकी तरफ बढ़ आई, जैसे सारा दिन उनका ही इंतजार करती रही हो।
आइए आपको घर दिखाऊं, कहकर नीचे का हिस्सा छोड़ते हुए सीधा सीढ़ियों के ऊपर ले गई, करीब करीब उनसे सटकर चलती हुई। ऊपर का कमरा जो जाहिर तौर पर उनका बेडरूम था, उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, जैसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस कमरे से गुजरकर उसके बगल में जो छोटी छत थी वह उन्हें वहां ले गई और बोली, यहाँ मैं रात को तारों के साथ नीचे बैठा करूंगी। जिसे याद करना है उसे यहाँ याद कर सकूंगी धूप में। वह रुक गई। नीचे से कुछ लोग ऊपर आ गए थे, पीछे पीछे उसकी सास भी। उन्हें औपचारिक मुस्कान दे वह प्रकाश को बगल के कमरे में ले गई। यह माजी का कमरा है, बाथरूम साथ है, चलिए सबसे ऊपर चलते हैं। उस कमरे के बाहर से घुमावदार लोहे की सीढ़ियां ऊपर छत को जाती थीं। छत के से बाईं तरफ पहाड़ियां दिखती थीं। उस तरफ कोई बहुमंजिली इमारत अभी नहीं बनी थी। यहाँ आकर मैं क्या किया करूं? धुले कपड़े फैलाना, बाल सुखाना, प्रकाश ने कहा। मजाक मत करिए, बताइए ना। इधर ही ये पहाड़ियाँ देखा करो, ये बौनी पहाड़ियाँ। हाँ, इन्हें कुछ नहीं मिला, हमें तो फिर भी कुछ मिला। फिर भी ये खड़ी हैं, कैसे निरपेक्ष खड़ी रहती हैं सब कुछ देखते हुए। हम उतना निरपेक्ष हो सकते हैं क्या? ये तो पत्थर हैं। कभी इनके भी पर होते थे, इधर उधर फट से कहीं भी चले जाते थे। पहाड़ चलायमान होते थे। एक समय आया कि अचल हो जाना पड़ा, माने बहुत चलायमान होना भी ठीक नहीं। हमारे यहाँ तो किसी पहाड़, विंध्याचल या गोवर्धन या दोनों ठीक से याद नहीं, उनके बारे में कथा भी है। किसी ऋषि ने श्राप दिया कि ठहर जा। वैसे स्थिर होना इनसे सीखा जा सकता है, किसी चीज में स्थिर होना, जैसे इस घर में। मुझे नहीं होना। जिसमें मन हो उसमें स्थिर होने की चाहना समझ में आती है। यहाँ रहते हुए दो पहाड़ियों को देखकर निरपेक्षता ही सीखा करूंगी। वे नीचे आ गए। नीचे के हॉल में फर्श बिछा था। एक तरफ हो चुकी पूजा का सामान रखा था, वहीं दीवार से टिकी भगवान की तस्वीरें, मूर्तियां थीं। उन्हीं के बगल में फर्श पर उसने प्रकाश जी को बिठा दिया, खुद उनसे सटकर बैठ गई। बीच बीच में सबके सामने ही अपनी तरफ से उनको खाना परोस रही थी, पर वह उतनी ही दिलेरी से उनके पास बैठी हुई थी, जैसे वह सारी दुनिया को जता रही है कि देखो जो मेरे लिए हैं, कोई और नहीं है। मैं उसकी भावनाएं समझता हूँ, पर हम दो की भावनाएं जग जाहिर क्यों हों? उनकी सात्विकता इसी में है कि वे सिर्फ दो के बीच में रहें, बाहर की दुनिया के लिए उन पर एक पर्दा गिरा रहे। शायद बात भावनाओं की नहीं है, मुझे लेकर उसे गर्व है, और सबको न सही अपने घर वालों को वह ज़रूर बताना चाह रही है कि देखो ये जिनकी मदद से जो आज हम सब इस घर में बैठे हैं, ये मेरे हैं, मैं इन्हें ढूंढ कर लाई। पर यही तो खतरनाक चीज़ है जो वह नहीं समझती, या समझती है तो परवाह नहीं करती। क्या पता उसके भीतर की उत्फुल्लता है इतनी कि फूटी पड़ रही है कि मैं आया, वह मुझे ले आई, अभी आती हूँ, यहीं रहना। एकाएक वह ऊपर चली गई, देखने कि क्या प्रकाश को ऊपर खाना खिलाया जा सकता है। वहाँ लोग अब भी रुक रुक कर आ जा रहे थे। सुनिए, आपके कुछ लोग मंदिर की तरफ गए हैं, आप उन्हें खाना खिलाइए, मैं सर को खिलाती हूँ। युवा गुरु बाहर मंदिर की तरफ चला गया। उसने थाली प्रकाश के सामने फर्श पर ही रख दी और उनके बगल में पहली वाली जगह पर बैठ गई। प्रकाश ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वह उठ गई, दूसरे मेहमानों में व्यस्त हो गई। खाना खत्म कर प्रकाश निकलने की सोचने लगे।
शादी ब्याह ऐसे आयोजनों में वे कम ही जाते थे और वहाँ से फौरन ही निकल भी जाते थे। जब जीवन मूलतः विषादमय है, वहाँ इस तरह चीख चीख कर खुशियाँ मनाना मुझे अजीब लगता है। जन्मदिन, विवाह, गृह प्रवेश जैसे कि और किसी के होते ही न हों। कैसे चहकते फिर रहे हैं इस घर के लोग, वह भी जबकि इन्हीं लोगों के भीतर इसी घर में कैसी कैसी यातनाएं दबी पड़ी हैं। लोगों के बीच उनसे घिरी हुई वह सबकी नज़रों की केंद्र बिंदु है, इसीलिए प्रफुल्लित है। उसमें कितने विरोधाभास हैं। घर से उदासीन होते हुए भी घरेलू, गृह प्रवेश पर मग्न, विवाह से बैर पाले हुए भी विवाहित होने का प्रतीक सजाए हुए, बॉब कट बालों को यूं ही छोड़ देने की बजाय उसने मांग काढ़ी, सिंदूर मांग में हल्के से छुआ लेने की बजाय पूरी मांग में इतने जोर से भरा है कि बालों में इधर उधर फिसलता दिखता है। वह खुश होना चाहती है, खुशी को अपनी तरफ घसीट लेने का मादा भी रखती है। इस भीड़ भाड़ में भी मुझे अपने हाथ से खाना खिला रही थी। उसके पास पहुंचकर प्रकाश ने पीछे से कहा, अब मैं चलूंगा। तो वह बच्चों की तरह ठुनक कर बोली, अभी नहीं, अभी तो आए हैं, बैठिए ना, मैं आती हूँ। और प्रकाश जी उसी जगह पर बैठ गए। वह उनके पास बैठने की कोशिश करती थी, पर उसे जल्दी ही इस या उस मेहमान से मिलने के लिए उठ जाना पड़ता था। इस बार उसने मना नहीं किया। उदास जरूर हो गई, थोड़ा रुष्ट भी थी। बाहर तक भेजने नहीं आई, जबकि अपने घर में प्रकाश जाते थे। दूसरे दिन फोन पर उसने शिकायत की, क्या थोड़ी देर और नहीं रुक सकते थे? खुशी को खींच लेने का मादा तो है उसमें, लेकिन लंबे समय तक उस खुशी को खुद में धारण करने का बूता नहीं है, क्योंकि अगले ही पल न जाने किस बात के लिए वह इतनी नाखुश हो जाती है। गृह प्रवेश में मैं गया, मैं जो कहीं जाता नहीं, अपने विरोध के बावजूद गया उसकी खातिर। उल्टे बड़ी जल्दी नाखुश, थोड़ा रुष्ट भी हो बैठी, सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ और देर नहीं रुका। अपने हाथ से खिलाने जैसे कुछ और सपने थे उसके। शायद अपने घर में वह मुझे थोड़ा ज़्यादा समय के लिए चाहती थी, भले ही मेरे पास बैठ पाए या नहीं। मेरी उपस्थिति ही उसे लगे कि मैं उसके घर का हिस्सा हूँ। अपने हाथ से खिलाने की खुशी के करीब करीब फौरन बाद उसने नाखुशी भी अपनी तरफ उसी तरीके से घसीट ली थी। क्या है वह? समाजशास्त्र, मनोविज्ञान की कितनी किताबें पढ़ी हैं मैंने, लंबे जीवन के कितने अनुभव, पर एक लड़की को समझ नहीं पाता। गृह प्रवेश के बाद युवा गुरु ने घर वाला हिस्सा तो वैसा ही रहने दिया जैसा खरीदा था, लेकिन मंदिर की तरफ वाले हिस्से की खासी रद्दो बदल दी थी। वहां अधिक पैसा लगाया। पहले घर में भी जो साज सज्जा मंदिर के हिस्से में रहती थी वह घर की नहीं थी, पर इस घर में मंदिर वाला हिस्सा अलग ही था, एक तरह से दूसरा घर। प्रवेश द्वार भी अलग। प्रवेश द्वार के ठीक सामने देवस्थान रखा, आम लोगों के लिए वे आएं और वहीं से दर्शन कर वापस घर लौट जाएं। दीवार उठवाकर मंदिर के दूसरे हिस्से को देवस्थान से बिल्कुल अलग कर दिया गया। दीवार में एक छोटा सा दरवाजा जो प्रतीक्षालय में खुलता है। सामने एक दरवाजा भव्य कमरे का, जिसमें एक दीवान और गुरुजी का सिंहासन था। इस पूरे हिस्से में उसने दीवार से सटा नया लाल कारपेट बिछवाया, एसी लगवाया। कमरे और प्रतीक्षालय दोनों दरवाजों में डोर क्लोजर भी। वहाँ युवा गुरु विशिष्ट लोगों से उनके पद प्रतिष्ठा के अनुसार ही मिलता था। स्त्रियों में प्रौढ़ाएं अधिक आती थीं। युवा गुरु रुपए और रुपयों वालियों के साथ अधिक समय लगाता, उनसे आत्मीयता स्थापित करने की कोशिश करता, पर वे चतुर स्त्रियां थीं। अपना खालीपन भरने के लिए मंदिर पूजा आदि में उनकी दिलचस्पी होती, लेकिन न ही कोई रुपए पैसे से मदद करती नजर आती, न ही गुरु के बुलावे में उन्हें भरमा पाते। वे आती, मतलब की बात कर निकल जाती।
किसको कितना समय देना है यह युवा गुरु तय करता था। कोई सहायक नहीं रखा था क्योंकि उससे एकांत भंग होता था। भीतर के हिस्से में बिना युवा गुरु की अनुमति के शिष्यों का भी प्रवेश निषिद्ध था। जब आगंतुक नहीं होते या जा चुके होते थे तब युवा गुरु साधना, ध्यान या स्वाध्याय में लीन होता था। बाहर यही हवा फैलाई गई थी। प्रौढ़ा स्त्रियां, माता पिता कभी साथ पर अक्सर अलग अलग अपनी अपनी समस्याओं के निदान के लिए आते थे। युवा गुरु ने ऐसा बना रखा था कि संबंधित व्यक्ति अपनी समस्याएं अकेले में ही उसे बताए। पति पत्नी वाली समस्याएं हैं तो पति अलग मिले, पत्नी अलग। इसलिए प्रौढ़ाएं जो मंदिर वैसे किसी न किसी के साथ आती थीं, भीतर जब गुरुजी से मिलती तो उन्हें साथ में अकेले ही बैठना होता था। उनमें से कुछ फिर अकेले आने लगती थीं। उस रात आरती के बाद गुरुजी से मिलने वालों में अंत में 3 थे, माता पिता, साथ में उनकी पुत्री निशा। समस्या माँ बाप की थी और पुत्री की भी। वे उसका विवाह योग विचरवाने आए थे। कुंडली देखने से पहले ही युवा गुरु की स्निग्ध निगाहें उनकी तरफ गईं। लड़की पर ज्यादा देर ठहरी थी। नव युवती थी, सांवला रंग, चेचक के बहुत हल्के से दाग, ठिगना कद, पर नई उम्र की ताजगी वहां थी। ठिगने कद की वजह से देह अतिरिक्त भरी भरी गुदारू लड़की थी। क्या नाम है सुकन्या का? निशा, पिता बोले। सुंदर नाम, निशा विश्रामदायिका। रात्रि न हो तो मनुष्य विश्राम न पाए, विक्षिप्त हो जाए। इसको साथ इसलिए लाए हैं कि आप कुंडली के साथ साथ हस्तरेखा भी देख लें। सुना है आप दोनों देखते हैं। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो एक जगह लक्षित है उसकी पुष्टि दूसरे से हो जाती है तो हमें अपनी धारणा सही लगती है। समस्या क्या है? इसके विवाह की बात जहाँ चलती है वहाँ टूट जाती है, कभी कभी तो बड़ी छोटी और बेकार की वजहों से। गुरु ने कुंडली ले ली। थोड़ी देर उसे उलटते पलटते रहे, उंगलियों में कुछ गिनती करते रहे, फिर बोले, निशा मेरे पास आओ। निशा उनके सिंहासन के ठीक नीचे खिसक आई। गुरु ने उसका बायां हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। ताजे पत्ते की कंपन। हस्तरेखाएं देखने लगे। हथेली को खोलने फैलाने के क्रम में हाथ को थोड़ा इधर उधर से दबा गए। लचीलापन, हवा में हिलता पत्ता। कुंडली से अधिक समय लगाया उन्होंने हाथ देखने में। उलटकर पलटकर कुछ क्षणों को चेहरे को भी देखा। हाथ छोड़ा तो अनमने से थे, मौन हो गए। क्या कहते हैं गुरुजी? विवाह योग ग्रसित हैं। माने क्या लिखा ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। 3 वर्षों तक विपरीत ग्रह घेरे हुए हैं। ऐसे में जल्दबाजी में विवाह किया भी गया तो कोई अनहोनी हो सकती है। फिर कुंडली को देखते हुए गिनते हुए कहा, हाँ, 3 वर्षों बाद जब गुरु की महादशा प्रारंभ होती है तब इसके विवाह का सोचा जाए। तब तक नीलम की अंगूठी धारण करें। विपरीत ग्रहों के दोष निवारण के लिए व्रत उपवास करें। माँ बाप चिंतित दिखे तो गुरु ने उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ा, आपको भी जल्दी क्यों है? बीए कर चुकी है, घर में क्यों बैठे? उम्र भी हो रही है। आज के समय को देखते हुए कोई विशेष उम्र नहीं है। घर में बैठने की बात जरूर है तो पढ़े आगे। पढ़ने में बहुत रुचि नहीं है उसकी। हो जाएगी, मैं अपनी पत्नी से मिलवा देता हूँ, वह पढ़ने में तेज है। हम दोनों इससे बात करके इसके मन का विषय तय कर लेंगे। मेरी पत्नी की जान पहचान विश्वविद्यालय में है, वह इसके मन के विषय में दाखिला करवा देगी। विश्वविद्यालय जाने लगेगी तो मन भी लगने लगेगा। निशा, तुम कल दोपहर बाद मेरे घर आ जाना। यहाँ नहीं, मैं नहीं हूँ तो मेरी पत्नी के पास बैठना। हम तीनों आगे की योजना बना लेंगे। नीलम, आप उंगली की नाप की मुद्री बनवा लेंगे। नग मैं उपलब्ध करा दूंगा। जो व्रत करने हैं, कैसे करने हैं, यह मैं निशा को बता दूंगा।
युवा गुरु उठ गए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।